अध्याय 1। शेयर बाजार को समझना। अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट। अगर आप धन कमाने और उसे बढ़ाने के रास्ते तलाश रहे हैं तो शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, एक ऐसा जरिया है जिसकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दुनिया में कदम रखने से पहले जरूरी है कि हम समझें कि यह बाजार असल में होता क्या है, कैसे काम करता है और क्यों इतना प्रसिद्ध है। इस अध्याय में हम जानेंगे शेयर बाजार क्या है, स्टॉक यानी शेयर क्या होते हैं, लोग स्टॉक में निवेश क्यों करते हैं, स्टॉक की कीमतें कैसे तय होती हैं, शेयर बाजार के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, निवेशकों के लिए यह बाजार कैसे काम करता है। शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने शेयर, स्टॉक यानी हिस्सेदारी को बेचती हैं और निवेशक इन्हें खरीदते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां खरीदार और विक्रेता मिलते हैं, लेकिन यह सब कुछ डिजिटल होता है। जैसे फ्लिपकार्ट पर लोग सामान खरीदते बेचते हैं, वैसे ही शेयर बाजार में लोग कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। शेयर बाजार मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। एक, प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचती है, इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO कहते हैं। यह निवेशकों को पहली बार उस कंपनी का हिस्सा बनने का मौका देता है। 2, द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। IPO के बाद जब लोग उन शेयरों को आपस में खरीदते बेचते हैं तो वो काम सेकेंडरी मार्केट में होता है। भारत में BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे प्रमुख बाजार हैं। स्टॉक यानी शेयर क्या होते हैं? जब कोई कंपनी शुरू होती है तो उसे पैसे की जरूरत होती है। वो बैंक से लोन ले सकती है या फिर लोगों से पैसे लेकर बदले में उन्हें कंपनी की हिस्सेदारी दे सकती है। यही हिस्सेदारी शेयर कहलाती है। अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा है तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन गए हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए हैं और आपने 1000 शेयर खरीद लिए। अब आप उस कंपनी के 1% के मालिक हो गए। अगर कंपनी मुनाफा कमाएगी तो आपको लाभांश, डिविडेंड भी मिल सकता है और शेयर की कीमत बढ़ने पर आप उसे महंगे दाम में बेच भी सकते हैं। लोग स्टॉक में निवेश क्यों करते हैं? 1, धन बढ़ाने के लिए, वेल्थ क्रिएशन। शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करने से पैसे कई गुना बढ़ सकते हैं। 2, मालिकाना हक, ओनरशिप। एक शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में हिस्सा लेना। 3, लाभांश, डिविडेंड्स। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा निवेशकों को देती हैं जिसे डिविडेंड कहा जाता है। 4, महंगाई से बचाव, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बैंक में जमा पैसे का रिटर्न महंगाई को मात नहीं दे पाता, जबकि शेयर बाजार दीर्घकाल में अधिक लाभ देता है। स्टॉक की कीमतें कैसे तय होती हैं? स्टॉक की कीमतें डिमांड और सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति से तय होती है। अगर किसी स्टॉक को खरीदने वाले ज्यादा हैं तो कीमत बढ़ती है, अगर बेचने वाले ज्यादा हैं तो कीमत घटती है। इसके अलावा कई फैक्टर होते हैं जो कीमत को प्रभावित करते हैं। कंपनी का मुनाफा, भविष्य की संभावनाएं, सरकार की नीतियों, ब्याज दरों में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। शेयर बाजार का मूड कभी भी बदल सकता है, इसलिए यह एक भावनात्मक बाजार भी कहलाता है। शेयर बाजार के मुख्य घटक: 1, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे NSE और BSE जहां स्टॉक्स की खरीद बिक्री होती है। 2, ब्रोकर्स। आप सीधे एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकते, इसके लिए आपको ब्रोकर की जरूरत होती है, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो आदि। 3, डिपॉजिटरी। ये आपके शेयरों को डिजिटल रूप में संभाल कर रखती है, जैसे CDSL और NSDL। 4, रिजर्व बैंक और SEBI, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत की सरकारी संस्था है जो शेयर बाजार को नियंत्रित करती है। इसका काम है बाजार को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना। निवेशक कौन होते हैं? शेयर बाजार में 2 तरह के निवेशक होते हैं। 1, रिटेल निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स, आम लोग जो छोटे पैमाने पर निवेश करते हैं। 2, संस्थागत निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और बड़े बैंक जो बड़े पैमाने पर पैसे लगाते हैं। इन दोनों के कदमों से बाजार में भारी हलचल होती है। शेयर बाजार कैसे काम करता है? हाउ डज द मार्केट वर्क? जब आप किसी स्टॉक को खरीदने का ऑर्डर देते हैं तो ब्रोकर उसे स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाता है। अगर कोई उस स्टॉक को बेच रहा होता है
तो आपका सौदा पूरा होता है। ये पूरा लेन देन सेकंडों में पूरा हो जाता है। सब कुछ कंप्यूटर के जरिए होता है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है। इंडेक्स इंडेक्स क्या है? इंडेक्स शेयर बाजार के स्वास्थ्य को दर्शाने वाला मीटर होता है। भारत में दो प्रमुख इंडेक्स हैं। एक, निफ्टी 50 NSE का इंडेक्स, भारत की टॉप 50 कंपनियों का औसत प्रदर्शन दर्शाता है। दो, सेंसेक्स BSE का इंडेक्स, टॉप 30 कंपनियों का औसत प्रदर्शन दिखाता है। अगर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाजार में तेजी है। अगर नीचे आ रहे हैं तो मंदी है। जोखिम और रिटर्न, शेयर बाजार में निवेश करने का मतलब है जोखिम लेना। लेकिन याद रखें, जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा रिटर्न। फिर भी जोखिम को कम करने के कई तरीके होते हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश करें, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाएं, डाइवर्सिफिकेशन, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश करें। शेयर बाजार की भाषा, शेयर बाजार में कई तकनीकी शब्द होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। बुल मार्केट, जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो। बेयर मार्केट, जब बाजार गिर रहा हो। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बेचती है। पोर्टफोलियो, आपके पास मौजूद सारे निवेशों का संग्रह। ब्लू चिप स्टॉक्स, बड़ी मजबूत और भरोसेमंद कंपनियां। क्या शेयर बाजार जुआ है? बहुत लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार जुआ है, लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह गलत है। अगर आप बिना रिसर्च, जानकारी या योजना के पैसा लगाते हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से, सही जानकारी और धैर्य के साथ निवेश करते हैं तो यह एक विज्ञान और कला है। कैसे शुरुआत करें? 1, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, जैसे जीरोधा, ग्रोडब्ल्यू या अपस्टॉक्स पर। 2, शेयर बाजार की मूल बातें सीखें। 3, छोटे अमाउंट से शुरू करें। 4, इंडेक्स फंड्स या SIP से शुरुआत करें। 5, लंबी अवधि का नजरिया रखें। निष्कर्ष, शेयर बाजार एक ऐसा मंच है जो आम इंसान को भी अमीर बनने का अवसर देता है, बशर्ते वो समझदारी, धैर्य और अनुशासन के साथ इसमें कदम रखे। इस पहले अध्याय में आपने जाना कि शेयर बाजार क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों ये आपके वित्तीय भविष्य के लिए जरूरी हो सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और ये क्यों सबसे आसान निवेश माने जाते हैं। अध्याय 2, निवेश के लक्ष्य निर्धारित करना, सेटिंग इन्वेस्टमेंट गोल्स। जब भी हम किसी नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहली जरूरत होती है एक साफ लक्ष्य की। जैसे किसी यात्रा पर निकलते समय हमें यह तय करना होता है कि हमें कहां पहुंचना है, वैसे ही निवेश की दुनिया में भी यह तय करना जरूरी है कि हमारा अंतिम मकसद क्या है। अगर निवेश का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो हमारी मेहनत बिखर जाती है और परिणाम भी संतोषजनक नहीं होते। निवेश का अर्थ सिर्फ पैसे लगाना नहीं है, बल्कि वह एक सोच, एक योजना और एक विजन होता है। इस अध्याय में हम यही समझेंगे कि निवेश के लक्ष्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं, क्यों जरूरी होते हैं और कैसे सही दिशा में आपको वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचाते हैं। क्यों जरूरी है निवेश लक्ष्य? 1, दिशा मिलती है। अगर आप बिना नक्शे के सफर पर निकलें तो क्या गारंटी है कि आप सही जगह पहुंचेंगे? निवेश के क्षेत्र में भी बिना लक्ष्य के चलना वैसा ही है। लक्ष्य तय करने से आपको यह पता चलता है कि कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। 2, योजनाबद्ध निवेश संभव होता है। अगर आप जानते हैं कि आपको 5 साल में 5 लाख रुपए चाहिए तो आप उसके अनुसार योजना बना सकते हैं। कितनी राशि हर महीने निवेश करनी है, कौन से साधन, इंडेक्स फंड, SIP, डायरेक्ट स्टॉक्स उपयोग करने हैं आदि। 3, जोखिम का संतुलन बनता है। हर लक्ष्य के अनुसार जोखिम लेने की क्षमता बदलती है। जैसे अगर किसी लक्ष्य को पूरा करने में 15 साल हैं तो आप ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं और इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। वहीं 1-2 साल वाले लक्ष्यों के लिए कम जोखिम वाले डेट फंड बेहतर होते हैं। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? 1, लक्ष्य का प्रकार पहचानें। निवेश के लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। लघुकालिक, शॉर्ट टर्म गोल्स, 1 से 3 साल के भीतर पूरे होने वाले लक्ष्य, जैसे विदेश यात्रा, नया फोन, बाइक आदि। मध्यमकालिक, मीडियम टर्म गोल्स, 3 से 7 साल तक के लक्ष्य, जैसे शादी, कार, बिजनेस स्टार्ट करना आदि। दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म गोल्स, 7 साल से ज्यादा समय वाले लक्ष्य, जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग।
बच्चों की पढ़ाई आदि। हर लक्ष्य की प्रकृति के अनुसार निवेश का तरीका और साधन तय करना चाहिए। 2. लक्ष्य की राशि तय करें। किसी भी लक्ष्य को सेट करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपको अंत में कितनी राशि की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आपको 10 साल बाद अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, तो यही आपका लक्ष्य हुआ। लेकिन उसमें महंगाई, इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखें। उदाहरण, अगर आज 10 लाख में MBA हो जाता है, तो 10 साल बाद वही पढ़ाई 18-20 लाख में हो सकती है। 3. समय सीमा तय करें। हर लक्ष्य की एक समय सीमा होनी चाहिए। समय सीमा तय करने से आपको यह पता चलेगा कि हर महीने कितना निवेश करना होगा। उदाहरण, अगर आपको 5 साल में 5 लाख रुपए जमा करने हैं और आप 12% रिटर्न वाले फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आपको लगभग Rs 500 प्रति महीने निवेश करना होगा। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। एक अच्छा निवेश लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। S. स्पेसिफिक, स्पष्ट। मैं रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना चाहता हूं से बेहतर है मैं 60 साल की उम्र में Rs 1 करोड़ की आवश्यकता के लिए निवेश कर रहा हूं। M. मेजरेबल, मापनीय। आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी राशि चाहिए। A. अचीवेबल, प्राप्य। लक्ष्य यथार्थ होना चाहिए। Rs 10,000 की आय में Rs 50,000 मासिक SIP करना संभव नहीं। R. रेलेवेंट, उपयुक्त। लक्ष्य आपके जीवन के लिए मायने रखने वाला होना चाहिए। T. टाइम बाउंड, समय सीमा वाला। लक्ष्य की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। निवेश लक्ष्यों के उदाहरण। आइए कुछ सामान्य जीवन लक्ष्यों को उदाहरण के रूप में समझते हैं। 1. बच्चों की पढ़ाई राशि Rs 20 लाख। समय 15 साल। उपाय SIP इन इंडेक्स फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। 2. घर खरीदना राशि Rs 40 लाख। डाउन पेमेंट। समय 10 साल। उपाय हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स प्लस इक्विटी SIP। 3. विदेश यात्रा राशि Rs 5 लाख। समय 3 साल। उपाय डेट फंड्स और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। 4. रिटायरमेंट प्लानिंग राशि Rs 1.5 करोड़। समय 25 साल। उपाय इंडेक्स फंड्स प्लस NPS प्लस लॉन्ग टर्म SIP। लक्ष्य आधारित निवेश बनाम बिना लक्ष्य का निवेश विशेषता। लक्ष्य आधारित निवेश बिना लक्ष्य का निवेश दिशा, स्पष्ट भ्रमित मनोबल, उच्च कम ट्रैकिंग, आसान मुश्किल अनुशासन बना रहता है, अक्सर टूटता है। लक्ष्य आधारित निवेश व्यक्ति को अनुशासित बनाता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी मदद करता है क्योंकि हर बार जब आप निवेश करते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने सपनों के करीब पहुंच रहे हैं। निवेश लक्ष्य लिखना और ट्रैक करना। लक्ष्य सिर्फ दिमाग में नहीं होने चाहिए बल्कि लिखे जाने चाहिए। एक डायरी या फाइनेंशियल प्लानिंग ऐप में अपने सभी लक्ष्य इस तरह लिखिए। लक्ष्य राशि, समय सीमा, साधन, प्रगति, रिटायरमेंट Rs 1.5 करोड़ 25 साल, निफ्टी इंडेक्स फंड 30% पूरा घर का, डाउन पेमेंट Rs 20 लाख 7 साल, SIP प्लस हाइब्रिड फंड 15% पूरा बच्चे की पढ़ाई Rs 25 लाख 12 साल, इक्विटी फंड 10% पूरा। हर 6 महीने में इन्हें ट्रैक करें। इससे न सिर्फ आपको संतुष्टि मिलेगी बल्कि जरूरी बदलाव भी समय पर किए जा सकेंगे। लक्ष्य निर्धारण में सामान्य गलतियां। 1. गोल सेट ही नहीं करना। निवेश शुरू करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि पैसा क्यों और कब चाहिए। 2. गोल को बहुत छोटा या बड़ा बनाना। असंभव लक्ष्य तय करने से हतोत्साहित होते हैं और बहुत छोटे लक्ष्य आपकी पूरी जरूरतों को नहीं पूरा कर पाएंगे। 3. इन्फ्लेशन का ध्यान न रखना। आज Rs 10 लाख की वैल्यू और 10 साल बाद की वैल्यू में अंतर होगा। 4. लक्ष्य पर बार बार विचार बदलना। एक बार तय किए गए लक्ष्य में बार बार बदलाव करना अनुशासन को तोड़ता है। इंडेक्स फंड से लक्ष्य पूर्ति क्यों आसान होती है? इंडेक्स फंड्स, खासकर निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स, लंबी अवधि के निवेश के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। इनकी खासियतें: कम खर्च, लो एक्सपेंस रेशियो, बाजार के औसत प्रदर्शन के बराबर रिटर्न, कोई फंड मैनेजर रिस्क नहीं, लंबे समय में स्थिर और बढ़ता हुआ रिटर्न। अगर आप हर महीने Rs 5,000 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 15 साल तक SIP करें और औसत 12% रिटर्न माने, तो आपको लगभग Rs 25 लाख का फंड बन जाएगा, जो किसी भी दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए काफी होता है। मानसिक तैयारी। लक्ष्य तय करना सिर्फ पैसे की योजना नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। यह आपको भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। जब भी बाजार नीचे गिरता है, आपका ध्यान लक्ष्य पर रहता है। आप घबराते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह गिरावट अस्थायी है और आपका लक्ष्य अभी दूर है।
निष्कर्ष निवेश में सफलता पाने के लिए पहला कदम होता है लक्ष्य तय करना। यह आपको स्पष्टता देता है, दिशा देता है और आपको निवेश के रास्ते पर टिके रहने में मदद करता है। चाहे वह घर खरीदना हो, बच्चों की शिक्षा हो या रिटायरमेंट की तैयारी, हर सपने को साकार करने के लिए पहले उसे लक्ष्य में बदलें। सपने बिना लक्ष्य के सिर्फ कल्पनाएं होते हैं, लेकिन लक्ष्य के साथ वही सपने भविष्य की योजना बन जाते हैं। अध्याय 3, इंडेक्स फंड्स के साथ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना निवेश की दुनिया में सबसे जरूरी बातों में से एक है। पैसा सिर्फ एक जगह न लगाना। जैसे हम अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते, वैसे ही निवेश के मामले में भी विविधता, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होती है। यह आपकी पूंजी को सुरक्षा देता है, जोखिम को संतुलित करता है और समय के साथ बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ इंडेक्स फंड्स के जरिए भी एक अच्छा, संतुलित और मजबूत पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें न आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होगा, न ही फंड मैनेजर की चालाकियों पर निर्भर रहना होगा। बस थोड़ी समझदारी, एक साफ रणनीति और अनुशासन की जरूरत है। इंडेक्स फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 को फॉलो करते हैं। इन फंड्स में वही स्टॉक्स होते हैं जो इंडेक्स में शामिल होते हैं और जिनका वेटेज उसी अनुपात में होता है जैसा इंडेक्स में होता है। यह फंड आपको पूरे बाजार में निवेश करने का मौका देते हैं, वो भी कम खर्चे में और कम रिस्क के साथ। अब सवाल आता है, अगर सभी इंडेक्स फंड्स इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं तो उनमें विविधता कैसे लाई जाए? जवाब है, अलग अलग इंडेक्स में निवेश करके, अलग अलग समय सीमा और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर और एसेट क्लासेस को संतुलित करके। सबसे पहले समझते हैं कि विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग साधनों, सेक्टरों, कंपनियों और टाइम फ्रेम में बांटना, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से संतुलन बन जाए। जैसे अगर आपके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों के स्टॉक्स हैं और किसी कारणवश टेक सेक्टर गिर जाता है तो आपका पूरा निवेश डूब सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ पैसा एफएमसीजी, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर में भी लगाया होता तो नुकसान कम होता। यही डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स फंड्स के जरिए भी किया जा सकता है। इंडेक्स फंड आधारित पोर्टफोलियो बनाने का पहला तरीका है अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन को शामिल करना। इसमें आप 3 मुख्य कैटेगरी का ध्यान रखते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स में निवेश करने से आपको देश की सबसे बड़ी और स्थिर कंपनियों में हिस्सेदारी मिलती है। ये कंपनियां धीमे लेकिन स्थिर रिटर्न देती हैं और कम जोखिम वाली मानी जाती हैं। मिड कैप इंडेक्स जैसे निफ्टी मिड कैप या 50 इंडेक्स फंड आपको उन कंपनियों में निवेश का मौका देता है जो तेजी से बढ़ रही होती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 या निफ्टी स्मॉल कैप 100 आपको छोटी लेकिन संभावनाओं से भरी कंपनियों तक ले जाता है, जिनमें जोखिम ज्यादा होता है लेकिन लंबे समय में रिटर्न भी दमदार हो सकता है। अब सवाल आता है कि इन तीनों में कितना प्रतिशत निवेश करना चाहिए। यह पूरी तरह आपके जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क एपेटाइट, उम्र और लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आप 25-30 वर्ष के हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और अस्थिरता से डरते नहीं हैं, तो आप 60% लार्ज कैप इंडेक्स फंड, 25% मिड कैप इंडेक्स फंड और 15% स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वहीं अगर आप 40 साल से ऊपर हैं और स्थिरता चाहते हैं, तो 80% लार्ज कैप और 20% मिड कैप काफी होगा। स्मॉल कैप का हिस्सा घटाना समझदारी होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। दूसरा तरीका है सेक्टर्स का डाइवर्सिफिकेशन। हालांकि इंडेक्स फंड्स किसी एक सेक्टर पर आधारित नहीं होते, लेकिन अब थीमैटिक या सेक्टरल इंडेक्स फंड्स भी उपलब्ध हैं, जैसे निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड, निफ्टी फार्मा इंडेक्स फंड, निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड आदि। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपोजर देना चाहते हैं, तो एक छोटा हिस्सा ऐसे सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स में भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सेक्टोरल फंड्स में जोखिम अधिक होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक सेक्टर पर निर्भर होता है। इसलिए इन्हें पोर्टफोलियो का 10-15% से ज्यादा हिस्सा न दें
और इन्हें ट्रैक करते रहें। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन का तरीका है एसेट एलोकेशन के जरिए। सिर्फ इक्विटी इंडेक्स फंड्स में निवेश करना पर्याप्त नहीं होता, खासकर जब आप रिटायरमेंट या सुरक्षित लक्ष्य के लिए प्लान कर रहे हों। ऐसे में डेट इंडेक्स फंड्स जैसे भारत बॉन्ड ETF या लिक्विड इंडेक्स फंड्स को भी पोर्टफोलियो में शामिल करें। इससे आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता आती है और इक्विटी बाजार के गिरने पर भी पूरी संपत्ति प्रभावित नहीं होती। एक अच्छा संतुलन हो सकता है 70% इक्विटी इंडेक्स फंड्स और 30% डेट इंडेक्स फंड्स, या अगर आप सुरक्षित खेलना चाहते हैं तो 60-40 भी सही रहता है। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी आज के समय में जरूरी हो गया है। आप चाहें तो नास्डक 60 इंडेक्स फंड या SP 500 इंडेक्स फंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स फंड्स में भी कुछ प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। इससे आपको अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में हिस्सेदारी मिलती है, और जब भारतीय बाजार गिरते हैं तब अमेरिकी बाजार कभी-कभी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स फंड्स को आप 10-15% तक रख सकते हैं, खासकर अगर आपकी आय ज्यादा है और दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो आपको एक और फायदा देता है, मानसिक शांति। जब आप सिर्फ 2-3 स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो हर बार जब मार्केट गिरता है आप घबरा जाते हैं, लेकिन जब आप पूरे बाजार में निवेश करते हैं और वो भी विभिन्न कैटेगरीज में, तो किसी एक हिस्से का गिरना आपके पूरे पोर्टफोलियो को नहीं डुबोता। आप मानसिक रूप से ज्यादा संतुलित रहते हैं, पैनिक सेलिंग से बचते हैं और निवेश में टिके रहते हैं, जो कि सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अब बात करते हैं कैसे बनाएं एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो। इसके लिए सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, जैसे रिटायरमेंट के लिए 25 साल का समय है, बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 साल, कार खरीदनी है 5 साल में और 2 साल में विदेश यात्रा करनी है। अब इन लक्ष्यों के अनुसार अलग अलग इंडेक्स फंड्स का चयन करें। उदाहरण, रिटायरमेंट 25 साल 50% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, 20% निफ्टी मिड कैप 150, 10% स्मॉल कैप इंडेक्स, 10% नास्डैक 100, 10% डेट इंडेक्स। बच्चों की पढ़ाई 15 साल 60% निफ्टी 50, 20% मिड कैप, 10% डेट, 10% ग्लोबल इंडेक्स कार 5 साल, 40% डेट इंडेक्स, 40% हाइब्रिड इंडेक्स, 20% लार्ज कैप इंडेक्स, विदेश यात्रा 2 साल, 80% लिक्विड इंडेक्स फंड, 20% आर्बिट्राज और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। आप इन सबको अलग अलग SIP के जरिए ऑटोमेट कर सकते हैं। हर महीने अपने लक्ष्य के अनुसार निर्धारित राशि को संबंधित फंड्स में निवेश करें। साल में एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और रिबैलेंस करें। यानी अगर कोई फंड ज्यादा बड़ा हो गया है या किसी की परफॉर्मेंस गिर गई है तो जरूरत के अनुसार एडजस्टमेंट करें। रीबैलेंसिंग एक और तरीका है डाइवर्सिफिकेशन को बनाए रखने का। मान लीजिए आपने 70% इक्विटी और 30% डेट के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया था। एक साल बाद इक्विटी बहुत अच्छा चला और अब उसका हिस्सा 80% हो गया और डेट का हिस्सा 20% रह गया। अब आपको थोड़ा इक्विटी बेचकर डेट में लगाना होगा ताकि फिर से 70-30 का संतुलन बना रहे। यह प्रक्रिया आसान होती है लेकिन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे आप बाय हाई और सेल लो की गलती से बचते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पैसा डाल दें। ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नुकसानदायक होता है, जिसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इससे रिटर्न कमजोर होता है, ट्रैक करना मुश्किल होता है और फोकस बिखर जाता है। आदर्श रूप में आपके पोर्टफोलियो में 5 से 7 इंडेक्स फंड्स पर्याप्त होते हैं, अगर उन्हें ठीक से कैटेगराइज किया गया हो, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट और ग्लोबल। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन चुनें। इससे आप कम एक्सपेंस रेशियो में ज्यादा लाभ ले सकते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म लालच से बचें और SIP को नियमित रूप से जारी रखें। निष्कर्ष यह है कि डाइवर्सिफिकेशन एक सुरक्षा कवच है और इंडेक्स फंड्स आपके इस कवच को बनाने का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी तरीका है। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो न सिर्फ आपकी पूंजी को बढ़ाता है, बल्कि जोखिम को भी नियंत्रित करता है, आपको आत्मविश्वास देता है और हर स्थिति में आपके निवेश को मजबूत बनाए रखता है। निवेश की इस यात्रा में इंडेक्स फंड्स आपके सच्चे साथी हैं
और डाइवर्सिफिकेशन आपका सुरक्षा कवच। अध्याय 4, टेक्निकल एनालिसिस का परिचय। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, फ्री गुडविल। जब भी कोई निवेशक या ट्रेडर शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहता है तो सबसे पहला सवाल यह आता है, कब खरीदें और कब बेचें। यही वो दो सवाल हैं जिनके उत्तर खोजने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को अपनाया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी कला और विज्ञान है जो स्टॉक्स या किसी भी वित्तीय संपत्ति की प्राइस मूवमेंट, मूल्य गति और वॉल्यूम डेटा के आधार पर अनुमान लगाती है कि आगे कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। ये पूरी तरह चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स पर आधारित होता है, यानी आपको कंपनी के फंडामेंटल जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट, मैनेजमेंट को नहीं देखना होता, सिर्फ भाव का व्यवहार पढ़ना होता है। इस अध्याय में हम टेक्निकल एनालिसिस का मूलभूत परिचय प्राप्त करेंगे। इसकी जरूरत क्यों है, यह कैसे काम करता है, कौन कौन से मुख्य सिद्धांत और टूल्स होते हैं और किस तरह एक शुरुआती निवेशक भी इसकी मदद से बेहतर निर्णय ले सकता है। टेक्निकल एनालिसिस की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सभी के लिए फ्री में उपलब्ध है। चार्ट्स, डेटा और टूल्स आज की डिजिटल दुनिया में सभी को आसानी से मिल जाते हैं, बस जरूरत है समझ की और अभ्यास की। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि बाजार में भीड़, मार्केट क्राउड कैसे सोच रही है, क्योंकि बाजार में हर समय लाखों लोग ट्रेड कर रहे होते हैं और उनका मनोविज्ञान, डर, लालच, उम्मीद, ये सभी कीमतों पर असर डालते हैं। टेक्निकल एनालिसिस उसी मनोविज्ञान को भावों के जरिए पढ़ने की कोशिश करता है। टेक्निकल एनालिसिस के 3 मूल सिद्धांत। 1, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, कीमत सब कुछ बयां करती है। यह मान्यता है कि किसी भी स्टॉक की मौजूदा कीमत में सारी जानकारी, फंडामेंटल, न्यूज़, इवेंट्स, इनसाइडर मूवमेंट आदि पहले से शामिल होती है, यानी आपको अलग से न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, भाव खुद सारी बातें बोलता है। 2, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, कीमत एक दिशा में चलती है। टेक्निकल एनालिसिस मानता है कि बाजार में भाव अचानक ऊपर नीचे नहीं जाते, बल्कि एक ट्रेंड में चलते हैं। ऊपर अप ट्रेंड, नीचे डाउन ट्रेंड या साइडवेज। अगर आप ट्रेंड को पहचान लेते हैं तो उसी दिशा में ट्रेड करके लाभ कमा सकते हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। चार्ट पैटर्न्स और भावों का व्यवहार समय समय पर दोहराता है, क्योंकि इंसानी मनोविज्ञान नहीं बदलता। जैसे जब एक स्टॉक ऊपर जाता है तो लोग लालच में खरीदते हैं और जब गिरता है तो डर कर बेचते हैं। यह चक्र हमेशा चलता रहता है। अब आते हैं चार्ट्स की बात पर। टेक्निकल एनालिसिस की जान है चार्ट्स वो ग्राफिकल तरीका है जिससे हम यह देख सकते हैं कि स्टॉक की कीमत कैसे चल रही है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के चार्ट्स होते हैं। लाइन चार्ट, यह सबसे साधारण चार्ट होता है जो स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर एक लाइन बनाता है। बार चार्ट, इसमें हर दिन का ओपन, हाई, लो और क्लोज दिखाया जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट, यह आज के समय में सबसे लोकप्रिय चार्ट है। इसमें हरे और लाल रंग की कैंडल्स दिखती हैं। हरा मतलब कीमत बढ़ी, लाल मतलब गिरी। हर कैंडल एक समय सीमा, जैसे 1 दिन, 1 घंटा, 5 मिनट का संकेत देती है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स की। ये वो टूल्स हैं जो चार्ट्स पर अतिरिक्त जानकारी देते हैं और हमें बताते हैं कि मार्केट में ताकत है या कमजोरी, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स हैं। मूविंग एवरेजेस, MA, यह पिछले X दिनों का औसत मूल्य दिखाता है, जैसे 50 डे MA, 200 डे MA आदि। इससे ट्रेंड को पकड़ना आसान होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, यह दिखाता है कि कोई स्टॉक बहुत खरीदा गया है, ओवरबॉट, या बहुत बेचा गया है, ओवरसोल्ड। 70 के ऊपर ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यह ट्रेंड और मोमेंटम को समझने का टूल है। वॉल्यूम, यानी कितने शेयर खरीदे बेचे गए, ये भाव के साथ साथ देखा जाता है। अगर भाव ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो वो ट्रेंड मजबूत माना जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में कई चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं,
जो भविष्य की कीमत की दिशा का संकेत देते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप एंड बॉटम ट्रायंगल्स, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, फ्लैग्स एंड पेनेंट्स। ये सभी पैटर्न बार बार चार्ट्स पर बनते हैं और अगर इन्हें समझ लिया जाए तो खरीदने बेचने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की एक खास बात यह है कि यह किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करता है। आप 1 मिनट के चार्ट से लेकर 1 महीने के चार्ट तक एनालिसिस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चाहे आप एक डे ट्रेडर हों, स्विंग ट्रेडर हों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, टेक्निकल एनालिसिस आपके काम आ सकता है। अब एक जरूरी चेतावनी, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू नहीं है। यह 100% गारंटी नहीं देता, बल्कि संभावनाएं बताता है। इसलिए इसे हमेशा एक सिस्टम की तरह उपयोग करें। एक सिस्टम जिसमें आप तय करें कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट, कितना रिस्क लेना है और कहां स्टॉप लॉस लगाना है। भाव को समझकर डिसिप्लिन से काम लेना टेक्निकल एनालिसिस की आत्मा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू कीजिए सबसे आसान चीजों से, जैसे मूविंग एवरेजेस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हर दिन चार्ट्स देखें, अभ्यास करें और नोट्स बनाएं। tradingview.com जैसे वेबसाइट्स पर फ्री चार्टिंग टूल्स उपलब्ध हैं, जहां आप बिना पैसे लगाए एनालिसिस कर सकते हैं। आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी पुराने चार्ट्स देखकर ये जांच सकते हैं कि कौन सा पैटर्न कैसे काम किया। टेक्निकल एनालिसिस का असली लाभ तभी मिलता है जब आप इसे सीखने के लिए समय देते हैं, बिना किसी लालच के। फ्री गुडविल यानी सच्चे मन से सीखते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। इसमें अनुभव बहुत मायने रखता है। जितना आप चार्ट देखेंगे उतनी ही आपकी समझ गहरी होगी। निष्कर्ष ये है कि टेक्निकल एनालिसिस निवेशक और ट्रेडर के लिए एक अनमोल औजार है। यह हमें बिना किसी अंदरूनी जानकारी के सिर्फ भाव और वॉल्यूम देखकर यह समझने की क्षमता देता है कि बाजार क्या कहना चाहता है। इसे अपनाइए, सीखिए, अभ्यास कीजिए और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए। आप निश्चित रूप से एक बेहतर निर्णयकर्ता बनेंगे। अध्याय 5, ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। शेयर बाजार में कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की चाह में आज के समय में बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पैसा कमाने के जितने मौके हैं उतने ही जोखिम भी हैं। इसलिए इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को जड़ से समझें। क्या है ऑप्शन, कैसे काम करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और एक शुरुआती के तौर पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का एक ऐसा सेक्शन है जो डेरिवेटिव्स में आता है। डेरिवेटिव शब्द का मतलब है जिसकी कीमत किसी अन्य वस्तु पर निर्भर करती है। ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू किसी स्टॉक, इंडेक्स या अन्य एसेट की कीमत पर आधारित होती है। ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको यह अधिकार देता है कि आप भविष्य में एक तय तारीख तक किसी स्टॉक को एक निश्चित कीमत पर खरीद सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि खरीदें। पुट ऑप्शन आपको यह अधिकार देता है कि आप भविष्य में एक तय तारीख तक किसी स्टॉक को एक निश्चित कीमत पर बेच सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्शन में 2 पक्ष होते हैं, बायर खरीदने वाला और सेलर बेचने वाला। बायर को राइट अधिकार होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो एक्सरसाइज करे। सेलर को ऑब्लिगेशन कर्तव्य होता है, यानी अगर बायर चाहे तो सेलर को डिलीवरी देनी ही पड़ेगी। ऑप्शन की कीमत को प्रीमियम कहते हैं। ये वह रकम होती है जो ऑप्शन खरीदने वाला बेचने वाले को देता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए टाटा मोटर्स का स्टॉक 800 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपने 820 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा है जिसका प्रीमियम है RS देन। इसका मतलब है कि अगर टाटा मोटर्स 830 या उससे ऊपर जाता है तो आप फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि आपने RS देन दिए थे और 830 में बेचकर RS देन कमा लिए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होते हैं। स्ट्राइक प्राइस, वह कीमत जिस पर आप स्टॉक को खरीदने या बेचने का अधिकार रखते हैं। एक्सपायरी डेट, ऑप्शन की एक अंतिम तारीख होती है जिसके बाद वो बेकार हो जाता है। लॉट साइज, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक यूनिट नहीं बल्कि एक लॉट में सौदा होता है।
उदाहरण के लिए निफ्टी का ओट लॉट N50 शेयर, ITM, ATM, OTM, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये शब्द ऑप्शन की मुनाफे की स्थिति को दर्शाते हैं। इन द मनी, ITM, जब आपका ऑप्शन पहले से ही मुनाफे में हो। एट द मनी, ATM, जब स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक प्राइस के बराबर हो। आउट ऑफ द मनी, OTM, जब अभी मुनाफा नहीं है लेकिन आगे हो सकता है। शुरुआती लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन एक जीरो सम गेम की तरह होता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। इसलिए इसमें उतरने से पहले पूर्ण ज्ञान, अभ्यास और रणनीति की जरूरत होती है। अब सवाल आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करें? 1. कम पूंजी में बड़ा एक्सपोजर। आप छोटे पैसे से बड़ा सौदा कर सकते हैं क्योंकि आप केवल प्रीमियम भरते हैं। 2. हेजिंग, सुरक्षा। जिनके पास पहले से स्टॉक है वे ऑप्शन के जरिए अपने नुकसान से बचाव कर सकते हैं। 3. प्रॉफिट इन एनी मार्केट डायरेक्शन। चाहे बाजार ऊपर जाए, नीचे या साइडवेज, सही रणनीति से मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन जहां फायदा है वहां खतरे भी हैं। समय की सीमा। ऑप्शन की एक समय सीमा होती है। अगर स्टॉक आपके अनुमान के अनुसार नहीं चला तो पूरा प्रीमियम डूब सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें कई लेवल के टर्म्स, चार्ट्स, ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, वेगा, गैमा आदि होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग और लालच। नए ट्रेडर्स अक्सर बिना रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारी ट्रेड्स करते हैं और अपना पूंजी खो देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होता है। एक अच्छा सिस्टम निम्नलिखित बातों पर आधारित होता है। एंट्री पॉइंट, आप किस आधार पर एंट्री करेंगे, जैसे ब्रेकआउट, रिवर्सल, ट्रेंड। एग्जिट पॉइंट, कहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और कहां स्टॉप लॉस लगाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में आप कितनी पूंजी जोखिम में डाल रहे हैं। पोजीशन साइजिंग, कितने लॉट्स में एंट्री कर रहे हैं। साइकोलॉजी कंट्रोल, क्या आप लालच और डर पर काबू कर पा रहे हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि हर सफल ट्रेडर एक अच्छा विद्यार्थी होता है। उसे चार्ट पढ़ना आता है, मार्केट की नब्ज पकड़नी आती है और सबसे बड़ी बात, वो नुकसान से घबराता नहीं है बल्कि उससे सीखता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। आप पेपर ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हैं, जहां आप बिना पैसे लगाए रियल मार्केट में ट्रेडिंग का अभ्यास करते हैं। जीरोधा, अपस्टॉक्स, सेंसिबल, ऑप्स्ट्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। वहां आप स्ट्रैटेजी बिल्डर से अपनी रणनीति बना सकते हैं और लाइव डेटा पर उसे टेस्ट कर सकते हैं। कुछ आम स्ट्रैटेजी जो आप सीख सकते हैं: बाय कॉल, बाय पुट कवर्ड, कॉल, आयरन कॉन्डोर, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल वर्टिकल स्प्रेड। शुरुआत में आप सिर्फ बाइंग से शुरुआत करें क्योंकि सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। ऑप्शन सेलिंग प्रो लेवल की चीज है जहां मार्जिन और रिस्क दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। इस सफर में सबसे जरूरी है सीखने की इच्छा, धैर्य और अनुशासन। आप YouTube से, किताबों से, कोर्सेस से और खुद के अनुभव से ऑप्शन ट्रेडिंग की गहराई समझ सकते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी व्यक्ति हर ट्रेड में मुनाफा नहीं कमा सकता। सही नजरिया यह होना चाहिए कि कुल मिलाकर महीने के अंत में या साल के अंत में आप फायदे में हों। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को जुआ नहीं समझें, इसे एक बिजनेस की तरह देखें। एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको लगातार सीखते रहना होता है, रिस्क को नियंत्रित रखना होता है और खुद को भावनाओं से बचाना होता है। अध्याय 6, पेनी स्टॉक्स में निवेश, इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स। शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत करने वाले कई लोगों को पेनी स्टॉक्स बहुत आकर्षक लगते हैं। क्यों न लगें? जब कोई स्टॉक 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये में मिल रहा हो और लोग कहते हों कि ये स्टॉक 10 गुना हो सकता है, तो हर नया निवेशक उस सपने में खो जाता है कि बस RS 5,000 लगाएंगे और RS 50,000 बन जाएंगे। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। पेनी स्टॉक्स जितने आकर्षक दिखते हैं उतने ही जोखिम भरे भी होते हैं। इस अध्याय का मकसद यही है कि आप पेनी स्टॉक्स को गहराई से समझें, उनकी प्रकृति, उनके पीछे के जोखिम और अगर सही तरीके से चयन किया जाए तो कैसे इसमें संभावनाएं भी छिपी होती हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। आसान भाषा में कहें तो पेनी स्टॉक्स वे शेयर होते हैं
जिनकी कीमत बहुत कम होती है, आमतौर पर RS1 से RS50 के बीच। ये स्टॉक्स ज्यादातर छोटी कंपनियों, माइक्रो कैप या स्मॉल कैप के होते हैं, जिनका बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैप बहुत कम होता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी सीमित होता है। भारत में NSE और BSE पर इस तरह के सैकड़ों स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, जिनमें से कई तो शायद आपने नाम भी न सुना हो। पेनी स्टॉक्स के पीछे आमतौर पर 3 बड़ी मानसिकताएं होती हैं। 1. लो रिस्क, हाई रिवॉर्ड। लोग सोचते हैं कि अगर स्टॉक RS5 का है तो ज्यादा गिर भी नहीं सकता। 2. मल्टी बैगर ड्रीम। कुछ पुराने उदाहरणों जैसे कि वाइप्रो, टाइटन या इन्फोसिस जब RS10-20 के स्टॉक थे और आज हजारों में हैं, उन्हें देखकर लोग उम्मीद पालते हैं। 3. क्विक प्रॉफिट। चूंकि कीमत कम है तो छोटे मूवमेंट से ही ज्यादा प्रतिशत का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पेनी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी, प्रमोटर मैनिपुलेशन और डेटा की कमी होती है। कई बार इन कंपनियों के फंडामेंटल इतने खराब होते हैं कि वो घाटे में चल रही होती हैं, उनका कोई मजबूत बिजनेस मॉडल नहीं होता और कुछ तो कागजी कंपनियां, शेल कंपनीज भी होती हैं। ऐसे में जब भी कोई अफवाह फैलती है या किसी ग्रुप द्वारा कीमत को ऊपर चढ़ाया जाता है तो आम निवेशक फंस जाते हैं। ये पंप एंड डंप स्कीम का हिस्सा होता है। पहले शेयर को प्रचार से चढ़ाया जाता है, फिर अचानक बेचकर गिरा दिया जाता है और बाकी निवेशक नुकसान में रह जाते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हर पेनी स्टॉक खराब होता है? नहीं। कुछ पेनी स्टॉक सही समय, सही कंपनी और सही मैनेजमेंट के कारण वाकई में आगे चलकर मल्टीबैगर बन सकते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना आसान नहीं है। इसके लिए गहरी रिसर्च, धैर्य और मार्केट की समझ जरूरी है। अगर कोई कंपनी वाकई किसी मजबूत सेक्टर में काम कर रही है, उसका डेप्ट कम है, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है और भविष्य की ग्रोथ प्लान है, तो उस कंपनी में लंबे समय का निवेश किया जा सकता है। पेनी स्टॉक्स में निवेश करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1. कंपनी की बैलेंस शीट देखें, क्या कंपनी लगातार घाटे में है? 2. प्रमोटर होल्डिंग और शेयर प्लेसिंग देखें, अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होती जा रही है या उसने शेयर गिरवी रखे हैं तो सावधान हो जाएं। 3. वॉल्यूम चेक करें, अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो आपके लिए स्टॉक बेचना मुश्किल हो सकता है। 4. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और न्यूज़ चेक करें, क्या कंपनी पर कोई केस चल रहा है, क्या ऑडिटर बदले गए हैं। 5. अवॉइड टिप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। पेनी स्टॉक्स के नाम पर सबसे ज्यादा अफवाहें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल्स पर फैलती हैं। पेनी स्टॉक्स में निवेश को लेकर रणनीति बहुत सटीक होनी चाहिए। इसमें एक नियम है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने पूरे पैसे को एक ही स्टॉक में न लगाएं। मान लीजिए आपके पास RS20,000 हैं, तो उसे 4 या 5 हिस्सों में बांटिए और अलग अलग पेनी स्टॉक्स में निवेश कीजिए, जिनमें रिसर्च के आधार पर थोड़ा भरोसा हो। इससे अगर एक स्टॉक डूबे भी तो बाकी से रिकवरी हो सकती है। इसके अलावा लंबी अवधि की सोच अपनाइए। पेनी स्टॉक्स रातों रात अमीर नहीं बनाते। अगर कंपनी वाकई में अच्छी है तो उसे ग्रो करने में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंपनी के बिजनेस को समझना होगा। उसका प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट, ग्राहक कौन है, कंपटीशन कैसा है और मैनेजमेंट कितना पारदर्शी है। पेनी स्टॉक्स में एक और खास बात यह होती है कि इनमें अचानक तेजी या गिरावट बहुत ज्यादा हो सकती है। एक दिन में 10%, 15%, 20% या कभी-कभी 50% तक का मूवमेंट। इसीलिए इनमें निवेश करने से पहले मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। अगर आप हर दिन शेयर का भाव देख कर घबराते हैं तो यह वर्ग आपके लिए नहीं है। पेनी स्टॉक्स में निवेश से पहले एक चेकलिस्ट जरूर बनाएं। क्या कंपनी का वेबसाइट एक्टिव है और जानकारी अपडेट रहती है? क्या पिछले 2-3 सालों से कंपनी की बिक्री, रेवेन्यू बढ़ रही है? क्या कंपनी का कर्ज, डेब्ट नियंत्रण में है? क्या कंपनी नए प्रोजेक्ट्स, ऑर्डर्स या एक्सपेंशन की बात कर रही है? क्या प्रमोटर के शेयर बेचे नहीं जा रहे? इन सवालों के जवाब अगर हाँ में हों तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए एक सीमित पूंजी ही लगाएं। पेनी स्टॉक्स कभी भी आपकी मुख्य पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। इन्हें बस अतिरिक्त अवसर के रूप में देखें।
कुछ अनुभवी निवेशक यह तरीका अपनाते हैं। वे पेनी स्टॉक्स में निवेश करते समय लॉटरी टिकट अप्रोच रखते हैं, यानी वे मानते हैं कि अगर 10 में से 8 स्टॉक्स फेल भी हो गए, लेकिन 1 या 2 स्टॉक्स अगर 10 गुना भी हो गए तो पूरा पोर्टफोलियो फायदे में रहेगा। लेकिन इसके लिए धैर्य और सही स्टॉक्स की पहचान जरूरी है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि पेनी स्टॉक्स में निवेश एक रोमांचक लेकिन जोखिमपूर्ण यात्रा है। यह नया निवेशक को बड़ी उम्मीद देता है, लेकिन अगर बिना जानकारी और लालच में किया जाए तो यह उम्मीद जल्दी टूट सकती है। एक समझदार निवेशक वही होता है जो भावनाओं को काबू में रखकर रिसर्च और रणनीति के साथ कदम उठाए। पेनी स्टॉक्स में निवेश का मतलब है अंधेरे में रोशनी ढूंढना। अगर आप सही स्रोत और सही लेंस से देखें तो कहीं ना कहीं एक चमकता सितारा जरूर मिलेगा, लेकिन उस सितारे को पकड़ने के लिए धैर्य, विवेक और अध्ययन की जरूरत होती है। अध्याय 7, डिविडेंड निवेश, पैसे से पैसा कमाने की कला। शेयर बाजार की दुनिया में हम में से ज्यादातर लोग उस कंपनी को खोजते हैं जो तेजी से बढ़े और हमें अच्छे रिटर्न दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शेयर की कीमत में वृद्धि के लिए नहीं, बल्कि डिविडेंड के लिए निवेश करते हैं। ये निवेशक एक अलग नजरिए से बाजार को देखते हैं। वे केवल बाय लो सेल हाई की सोच पर नहीं चलते, बल्कि वे चाहते हैं कि जिस शेयर में उन्होंने निवेश किया है वह उन्हें हर साल नियमित रूप से नकद आमदनी दे। इसी रणनीति को हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग कहते हैं, एक ऐसी निवेश शैली जहां आप ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो लगातार और स्थायी रूप से डिविडेंड देती हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड वह लाभ का हिस्सा होता है जो कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करती है, जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, और शेष हिस्सा वह अपने निवेशकों को बांट सकती है। यही हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड आमतौर पर प्रति शेयर के रूप में घोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं और कंपनी Rs10 प्रति शेयर डिविडेंड घोषित करती है तो आपको Rs 8,000 मिलेंगे। डिविडेंड इन्वेस्टिंग को समझने के लिए एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह एक लंबी अवधि की आय की रणनीति है। इसमें निवेशक यह मानता है कि अगर वह मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करेगा तो समय के साथ न केवल उसे शेयर की कीमतों में बढ़त मिलेगी, बल्कि हर साल उसे अच्छा खासा पैसिव इनकम भी मिलता रहेगा। यह तरीका उन लोगों के लिए खास होता है जो नौकरी के साथ साथ एक और आय का स्रोत चाहते हैं या जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी चाहते हैं। अब सवाल उठता है, किस तरह की कंपनियां डिविडेंड देती हैं? आमतौर पर वे कंपनियां जो बड़े और स्थिर बिजनेस में हैं, जिनकी कैश फ्लो मजबूत होती है और जो सालों से मुनाफा कमा रही हैं, वही डिविडेंड देती हैं। जैसे कि FMCG सेक्टर, HUL, ITC, फार्मा कंपनियां, डिवीज लैब, पावर सेक्टर, NTPC, PSU कंपनियां, कोल इंडिया, ONGC और बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, HDFC, SBI। इनका बिजनेस मॉडल इतना स्थिर होता है कि इन्हें अपने लाभ को शेयर होल्डर्स के साथ बांटने में कोई हिचक नहीं होती। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के कई फायदे हैं। 1. रेगुलर इनकम, नियमित आय। जैसे नौकरी में महीने की सैलरी होती है, वैसे ही अच्छी कंपनियों से आपको साल में 1-2 बार डिविडेंड मिलता है। 2. कंपाउंडिंग का फायदा। यदि आप डिविडेंड को फिर से उसी कंपनी के शेयर खरीदने में लगाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ता है। 3. रिस्क कम होता है। डिविडेंड देने वाली कंपनियां आमतौर पर भरोसेमंद और स्थिर होती हैं, जिनमें गिरावट की संभावना कम होती है। 4. बेयर मार्केट में सहारा। जब बाजार नीचे होता है और शेयर की कीमतें गिरती हैं, तब भी डिविडेंड आपको नियमित इनकम देता है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग भी आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए। सिर्फ यह देखना कि कौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है, यह पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है। अगर कोई कंपनी अपने सारे प्रॉफिट को डिविडेंड में बांट रही है और बिजनेस में कुछ नहीं बचा रही, तो उसका भविष्य संकट में आ सकता है।